नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एमपीटीईटी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को समझा था। इस वीडियो में भी हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली को समझने जा रहे हैं। आज की वीडियो आगामी टीटी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को समझेंगे, जो जैसे कि पोलियाना इफेक्ट, द फ्लिन इफेक्ट, गेटवे ड्रग, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, प्राइमिंग, हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी, टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, रिसोशियलाइजेशन, हिस्टीरिया, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलियाना इफेक्ट की। द पोलियाना प्रिंसिपल, इसे हम पोलियनिज्म या पॉजिटिविटी बायस के नाम से भी जानते हैं। It is the tendency for people to remember pleasant items more accurately than unpleasant ones. Research indicates that at the subconscious level, the mind tends to focus on the optimistic, while at the conscious level, it tends to focus on the negative. This subconscious bias is similar to the Forer effect. तो आइए शुरू करते हैं हिंदी में। अच्छा, इसका मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति की वह टेंडेंसी जिसमें वह नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक अनुभवों घटनाओं को ज्यादा परिपूर्णता व शुद्धता से याद रख सकता है। रिसर्चर्स का मानना यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वह आशावादी होता है, वहीं हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वह नकारात्मक अवकलन करने में माहिर होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का डाटा बैंक होता है जो तमाम तरह की धारणाएं, पुराने अनुभवों, स्मृतियों और स्किल्स को स्टोर करके रखता है। यह हमारे मस्तिष्क में गाइडेंस सिस्टम की तरह कार्य करता है। अच्छा, अब इसमें एक शब्द आया है फोरर इफेक्ट, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो फोरर इफेक्ट इसी सबकॉन्शियस बायस की तरह ही है, जैसे कि हर व्यक्ति को स्वयं के बारे में अच्छी अच्छी बातों पर विश्वास करने की लालसा होती है। तो फोरर का कहना था कि आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको पसंद करें और आपकी सराहना करें। फोरर के अनुसार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के इसी आशावादी रवैया के कारण कुछ लोग बिना किसी ईश्वरीय शक्ति के भी लोगों के चरित्र को पढ़ पाते हैं। लोगों की व्यक्तिगत विशेषताओं को इस प्रकार से जानने का यही भ्रम ज्योतिष और ऐसे ही अन्य कार्यों को मान्यता देने के पीछे की बड़ी वजह है। तो यह था पोलिनामा इफेक्ट और पोलियाना इफेक्ट और पोलियाना इफेक्ट से ही जुड़ा हुआ फोरर इफेक्ट। इसके बाद हम आते हैं इंटेलिजेंस फ्लिन इफेक्ट, जिसको दिया था मशहूर साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लिन ने। तो फ्लिन इफेक्ट को भी समझ लेते हैं। रिसर्च हैज अनकवर्ड एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना. On average, IQ test score worldwide have been increasing over time. Younger generation perform better than older generation. Per generation, the average IQ test score increased by 10 points. This is called the Flynn effect, after the researcher who first documented this phenomenon. अच्छा, इसको हिंदी में समझते हैं। तो जैसा कि जेम्स फ्लिन ने इस इफेक्ट को सबसे पहली बार प्रतिपादित किया, तो उनके नाम पर ही इस इफेक्ट का नाम दिया गया फ्लिन इफेक्ट। तो जेम्स फ्लिन का मानना था कि हमारा जो IQ स्कोर है वह हर जनरेशन में बढ़ जाता है। उन्होंने कुछ रिसर्च की और उसमें पाया कि जो ओल्डर जनरेशन है उनका IQ स्कोर, जो उनकी जो न्यूअर जनरेशन है, इनके IQ स्कोर से कम है। और उन्होंने अपने रिसर्च में यह पाया कि पर जनरेशन जो IQ स्कोर है वह 10 पॉइंट्स बढ़ जाता है। इसी को हम फ्लिन इफेक्ट भी कहते हैं। फ्लिन इफेक्ट के बाद हम समझेंगे गेटवे ड्रग, कि गेटवे ड्रग है क्या। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा ड्रग जो और ड्रग्स के लिए रास्ता खोले या और गंभीर ड्रग एडिक्शन के लिए रास्ता खोले, उसे हम गेटवे ड्रग कहते हैं। ए ड्रग दैट कैन बी हैबिट फॉर्मिंग, मतलब गेटवे ड्रग वे ड्रग होते हैं जो आपकी हैबिट फॉर्मिंग कराते हैं, आपकी आदत बनाते हैं, आपकी शुरुआत कराते हैं। पर बट इजंट ऑलवेज, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, यूजिंग देम कैन लीड टू अदर हार्डर ड्रग्स। ये इसकी प्रमुख बात है। जो गेटवे ड्रग्स होते हैं वे हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, लेकिन साथ साथ वे हार्डर ड्रग्स की ओर ले जाने के लिए आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं। फिर एक पॉइंट है इसमें, द सेकेंडरी ड्रग्स आर जनरली मच मोर एडिक्टिव। अच्छा, जो गेटवे ड्रग हमें जिस हार्डर ड्रग की ओर ले जाएंगे वे उस जो वर्तमान में जो ड्रग यूज हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एडिक्टिव होगा। तो आजकल बच्चों में जो कॉमन
गेटवे ड्रग्स यूज हो रही हैं, या 3 ही तरह की गेटवे ड्रग्स होती हैं। एक तो अल्कोहल, दूसरा मैरिजुआना जिसे हम गांजा भी कहते हैं, और गांजा से ही मिलता जुलता तंबाकू भी है, तंबाकू को भी हम गेटवे ड्रग में रख सकते हैं। या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ जिनमें सेडेशन होता है, जैसे कि सर्दी खांसी की दवाइयाँ होती हैं, उनका यूज आजकल बहुतायत में बढ़ गया है, जैसे कि कोरेक्स, कोडो, एनएक्सजी टैबलेट्स, इन सब का प्रचलन भी बच्चों में बढ़ गया है। तो ये तमाम तरह की ड्रग्स जो होती हैं ये गेटवे ड्रग्स कहलाती हैं, जो हमें हार्डर ड्रग्स की ओर और मच मोर एडिक्टिव ड्रग्स की ओर ले जाती हैं। उसके बाद हम समझेंगे ऑन्टोलॉजी क्या है। तो ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग, मतलब ऑन्टोलॉजी फिलॉसफी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अस्तित्व और अस्तित्व की प्रकृति का आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ्स, बिलीफ्स अबाउट फंडामेंटल कैटेगरीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड आर ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ्स, मतलब दुनिया की मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास या धारणाएं ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ्स कहलाती हैं। फिर हम देखते हैं मेटाफिजिक्स क्या है। तो द एरिया ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज, मतलब दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसमें अस्तित्व, सत्य और ज्ञान का अध्ययन होता है, उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। ये तीनों सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनकी जो डिफिनीशन है वो सब आपस में मिलती जुलती है, इसलिए हम इसमें आगे समझते हैं कि ये है क्या चीज़। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑन्टोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है। ऑन्टोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ मेटाफिजिक्स। Ontology is the study of being and is a little more specific and narrow than metaphysics in general, which is the study of general nature of the reality, and this include other questions more broad and fundamental than those of ontology alone. Ontology और metaphysics में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ऑन्टोलॉजी जो है मेटाफिजिक्स का ही अंग है। ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों में ही अस्तित्व का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऑन्टोलॉजी अस्तित्व का गहराई से अध्ययन करता है, जबकि मेटाफिजिक्स अस्तित्व जिसे हम रियलिटी भी कहते हैं उसका सतही अध्ययन करता है। यह इसमें बेसिक फर्क है। उसके बाद हम जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। Epistemology is the study of nature of knowledge, justification and the rationality of belief. मतलब यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान यानी नॉलेज और जानने की प्रक्रिया यानी नोइंग, इनका अध्ययन किया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान की प्रकृति को समझा जाता है तथा धारणाओं के पीछे की जो जस्टिफिकेशन है उसको भी समझा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। यह भी कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी की डिफिनीशन कुछ हद तक एक जैसे है। तो इसमें भी क्या फ़र्क है हम समझ लेते हैं। ऑन्टोलॉजी इज द फिलोसफिकल फील्ड रिवॉल्विंग अराउंड द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी मतलब जो भी चीज़ें मौजूद हैं इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में कह ले, ऑल दैट इज और एग्जिस्ट एंड द डिफरेंट एंटाइटीज एंड कैटेगरीज विद इन रियलिटी, ये थी ऑन्टोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी इज द फिलोसफिकल फील्ड रिवॉल्विंग अराउंड द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू रीच इट। इसको इस तरह से समझें कि ऑन्टोलॉजी वह दार्शनिक विधा है जिसमें रियलिटी यानी वास्तविकता या अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। वहीं एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान क्या है और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो इस पर निर्भर है, या इसका अध्ययन एपिस्टेमोलॉजी में किया जाता है। अब अगला शब्द है प्राइमिंग। द प्राइमिंग इज द फेनोमेना wherein previous exposure to a word or concept makes later recollection easier is known as prime. In other words, priming is a phenomena whereby exposure to one stimulus influences a response to a subsequent stimulus without conscious guidance or intention. For example, the word nurse is recognized more quickly following the word doctor than following the word read. इसका मतलब यह है कि प्राइमिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की मेमोरी के निहित पूर्व ज्ञान या स्टिमुलस के संपर्क में आने वाला अन्य स्टिमुलस प्रभावित होता है बिना किसी कॉन्शियस इंटेंशन के। जैसे डॉक्टर शब्द ध्यान आते ही नर्स का ध्यान आ जाता है, किसी और शब्द का हमें उस वक्त ध्यान नहीं आता। जैसे ही हमें कोई डॉक्टर शब्द सुनाई देता है या हम पढ़ते हैं तो उससे जुड़ा हुआ नर्स शब्द भी हम अपने दिमाग में पाते हैं, बजाय इसके कि कोई और शब्द हमारे दिमाग में
आए। इसको इस तरह से भी समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाली स्थान दिए गए जो आपको भरने हैं। जैसे पहला शब्द है, इसमें सिर्फ दिया गया है STRE और 2 ब्लैंक्स छूटे हुए हैं, तो आप आसानी से इसमें STREET फिल कर देंगे बजाय इसके STRESS, क्योंकि स्ट्रीट शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, स्ट्रांगली फीड है बजाय स्ट्रेस के। वहीं LOBLANK ER, यदि इसे भरने को कहा जाए तो आप ब्लैंक में भी भरेंगे बजाय एस के, क्योंकि लवर शब्द लूजर शब्द की अपेक्षा आपके माइंड में स्ट्रांगली फीड है। इसी तरह नीचे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें भरना है, तो आप यह पाएंगे कि आपका दिमाग उसी लेटर को भर रहा है जो लेटर आपके उस शब्द से संबंधित है जो आपके दिमाग में स्ट्रांगली फीड है। इसी को हम कहते हैं प्राइमिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर, जिसे हम बोलते हैं हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी। Hegemonic masculinity is defined as a practice that legitimizes man's dominant position in society and justifies the subordination of the common man population and women and other marginalized ways of being a man। इसका मतलब यह वह प्रथा है जो समाज में पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है या वैधता प्रदान करती है। हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है RW कॉनेल ने दिया था। उन्होंने बताया कि महिला या पुरुष होना एक सामान्य बात है और किसी पुरुष में मर्दानगी होना एक अलग बात है। पुरुष या महिला होना बायोलॉजिकल है, लेकिन हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी में किसी पुरुष के शक्तिशाली होने एवं उसका दूसरे या अन्य पुरुषों एवं महिलाओं के समुदाय पर अधिकार होने से संबंधित है। मतलब महिला पुरुष तो बायोलॉजिकली डिफाइंड होते हैं, लेकिन RW कॉनेल ने जो कॉन्सेप्ट दिया उनके अनुसार शासन जो हमारे सोसाइटी में जो रूल करता है, जो रूल गवर्न करता है, वो कोई शक्तिशाली पुरुष करता है। उस शक्तिशाली पुरुष जिसे हम आज के डेट में मर्द बोलते हैं, जिसे मर्दानगी बोलते हैं, तो वो समाज को रूल करते हैं। उस समाज के अंदर फिर नॉर्मल आदमी आ जाता है, सामान्य व्यक्ति और सामान्य महिलाएं आ जाती हैं। तो ये है हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट, जिसे दिया था RW कॉनेल ने। यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिप ऑफ द टंग फिनोमिना, जिसे हम लेथोलॉजिका भी कहते हैं। इट इज द फिनोमिना ऑफ फेलिंग टू रिट्रीव ए वर्ड और टर्म फ्रॉम मेमोरी कंबाइंड विथ पार्शियल रिकॉल एंड द फीलिंग दैट रिट्रीवल इज एमिनेंट। It is the phenomena in which we know a person's name but cannot remember it in the moment। मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम कोई चीज हमारे दिमाग में फीड रहती है, लेकिन जब हम उसे रिकॉल करते हैं तो वह वहां से निकल करके नहीं आती, उसका रिट्रीवल नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को देखा, हमने उस व्यक्ति का नाम पहले सुन रखा था या हमें मालूम है कि इस व्यक्ति का नाम ये था, लेकिन मौजूदा समय में हम उस व्यक्ति का नाम अपनी मेमोरी से रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। उसके बाद आता है रिसोशियलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए न्यू एंड डिफरेंट सेट ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम दोज इन वंस प्रीवियस बैकग्राउंड। The process of re-socialization is typically more stressful than normal socialization because people have to unlearn behaviors that have become customary to them। अच्छा, इसको हिंदी में समझते हैं। रीसोशियलाइजेशन मतलब पुनः सामाजिकरण। यह वह प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए न्यू एंड डिफरेंट सेट ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। मतलब किसी व्यक्ति में जो कुछ पहले से उसके अंदर वैल्यूज हैं, एटीट्यूड हैं, उसका जो पहले से व्यवहार है, उस व्यवहार के परे नई एटीट्यूड, नई वैल्यूज और नई बिहेवियर्स को उसमें आरोपण करना रिसोशियलाइजेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल होती है क्योंकि इसमें पुराने एटीट्यूड, पुराने वैल्यूज और पुराने व्यवहार को भुलाना पड़ता है, निकालना पड़ता है और उसमें नई एटीट्यूड, नई वैल्यू और नई बिहेवियर्स, व्यवहार को ऐड करना होता है। अक्सर यह प्रक्रिया कैदियों में की जाती है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कैदियों में रिसोशियलाइजेशन कराया जाता है। उनकी एटीट्यूड्स, उनके वैल्यूज, उनके बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है और उसमें नए बिहेवियर्स, नए एटीट्यूड और नए वैल्यूज को ऐड किया जाता है। यह थी रिसोशियलाइजेशन की प्रक्रिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टीरिया, a state in which a person or a group of people cannot control their emotions. For example, cannot stop laughing, crying, shouting, etc. मतलब व्यक्ति की अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठने की दशा को हम हिस्टीरिया कहते हैं। व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को भी, इसमें समूह भी आ जाता है, सिर्फ व्यक्ति नहीं, हम समूह भी कहेंगे। यदि कोई समूह भावनात्मक रूप से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसमें भी हिस्टीरिया की दशा पाई जाती है। फ्रेड ने इसे इस तरह से डिफाइन किया है कि फिजिकल रिएक्शन टू इमोशनल ट्रॉमा इज नोन एज हिस्टीरिया। जो हमें इमोशनल ट्रॉमा है, उस इमोशनल ट्रॉमा के रिएक्शन में हम कैसा फिजिकल रिएक्शन कर रहे हैं, वह हिस्टीरिया। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो फ्रेटर्नल twins are dizygotic, meaning that they developed from two different eggs fertilized by two different sperm cells, while identical twins are monozygotic, that is they developed from a single fertilized egg that split. इसको इस तरह से समझिए कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, या यूं कहें कि जो जायगोट बनता है, उसमें दो गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और दो गैमेट्स के पार्टिसिपेशन से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। तो जो दो गैमेट्स हैं वो एक स्पर्म सेल है जो मेल से आता है और एक एग सेल है जो फीमेल से आता है। तो यही दोनों फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पर्म सेल एंड एग सेल्स। तो जब स्पर्म सेल्स दो डिफरेंट स्पर्म सेल दो डिफरेंट एग सेल्स से फर्टिलाइज करते हैं और दो तरह के जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो डाइजाइगोटिक यानी वहाँ जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे। वहीं जब हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस यानी मोनोजाइगोटिक यानी एक जाइगोट की बात करते हैं, तो एक ही सिंगल जो माँ से जो एग आ रहा है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, उस एक ही एग से दो स्पर्म सेल्स से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण होता है। इस तरह से हमने देखा आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एमपी टेट में पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न है आइडेंटिकल ट्विंस हैव। आइडेंटिकल ट्विंस में होते हैं, क्या होते हैं? दो अंडों से विकसित होते हैं, या कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती है, या उनमें कॉमन हेरिडिटी होती है, या आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती। तो जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, आइडेंटिकल ट्विंस में कॉमन हेरिडिटी होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि वो दोनों एक ही सेल्स से फर्टिलाइज होकर के बने होते हैं। सिंगल एग, उनमें सिंगल एग का यूज होता है जो कि मदर से आता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, यह भी इसी से संबंधित है। फ्रेटर्नल ट्विंस और बोर्न ऑफ। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं, जो भ्रातृयमत जिनको बोलते हैं, वो किससे पैदा होते हैं? पहला ऑप्शन है नो ओवम, दूसरा ऑप्शन है वन ओवम, तीसरा ऑप्शन है टू ओवा, चौथा ऑप्शन है वन स्पर्म। तो जैसा कि हमने देखा था, फ्रेटर्नल ट्विंस में टू स्पर्म रिएक्ट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं टू ओवम से। तो इसका सही उत्तर है टू ओवा। अगला सवाल है When twins are born from separate zygotes, they are called। अलग अलग जाइगोट से जब ट्विंस बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस, सिबलिंग्स, स्पाउसेस, फ्रेटर्नल ट्विंस। बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर होगा फ्रेटर्नल ट्विंस। जब अलग अलग जाइगोट से बच्चे बनेंगे तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगला है व्हाट फिनोमिना इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन वन नोज ए पर्सन्स नेम बट कैन नॉट रिमेंबर इट इन द मोमेंट। किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आ रहा, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ये भी हमने पढ़ा। इस प्रक्रिया को हम टिप ऑफ द टंग फिनोमेना कहेंगे। अगला सवाल, दुनिया की मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास। यह भी हमने पढ़ा, इसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल बिलीव्स।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है? अच्छा, जब भी हम सवाल पढ़ें तो उसमें नहीं शब्द जरूर देख लें। कभी कभी इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, हम हड़बड़ी में नहीं शब्द नहीं देखते हैं और कुछ दूसरा विकल्प लगा देते हैं, जबकि हमें उसका उत्तर पता रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शराब, तंबाकू, मैरिजुआना, कोकीन। तो इसमें शराब, तंबाकू और मैरिजुआना जो पहले के 3 ऑप्शन है, ये सब गेटवे ड्रग हैं, क्योंकि यहाँ से नशे की लत की शुरुआत होती है। लेकिन जो इसमें चौथा ऑप्शन है कोकीन, ये गेटवे ड्रग नहीं है, बल्कि ये मोर एडिक्टिव ड्रग है। ये गेटवे ड्रग के बाद की चीज है, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने रीसोशियलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ी थी। पुराने वैल्यूज, पुराने जो बिहेवियर्स है उनको हटा करके नए वैल्यूज और नए बिहेवियर्स का आरोपण कर किया जाता है, तो इसे हम रीसोशियलाइजेशन कहते हैं। अगला सवाल है, The practice that legitimizes powerful man's dominant position in society and justifies the subordination of the common man population and women and other marginalized ways of being a man is called. तो यह प्रक्रिया हमने पढ़ी थी किसके अंतर्गत? हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी के अंतर्गत, जिसके प्रतिपादक थे R.W. कॉने। उनका कहना था कि पुरुष और स्त्री होना तो बायोलॉजिकली डिफाइंड है, लेकिन उनमें मर्दानगी होना और अपने समाज को रूल करना, ये हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी के अंतर्गत आता है, यानी मर्दानगी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी। अगला सवाल, वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से बाद का स्मरण आसान हो जाता है? तो जैसे कि हमने प्राइमिंग पढ़ा था, उसमें कोई एक शब्द आता है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा शब्द तत्काल हमारे स्मृति में आ जाता है, आसानी से हमारे दिमाग में ब्लिंक करता है, उसे हम कहते हैं प्राइमिंग। तो इसका सही उत्तर होगा प्राइमिंग। अगला सवाल, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है? तो ये सबसे पहला टॉपिक था जो हमने कवर किया था, पोलियाना इफेक्ट। पोलियाना इफेक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव अनुभवों को ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रख पाता है बजाय इसके कि निगेटिव एक्सपीरियंसेस के। अगला सवाल, What is the term used to denote the long-term increase in IQ over the past few decades? इसे भी हमने देखा था। जेम्स फ्लिन वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि हर जनरेशन में IQ लेवल या IQ स्कोर बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 10 पॉइंट। और इस इफेक्ट को उनके नाम पर ही दिया गया था, द फ्लिन इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर है द फ्लिन इफेक्ट। अब अगला सवाल हम देखते हैं। हाँ, वैसे ये आखिरी क्वेश्चन था, खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।